बढ़ते हार्ट अटैक की वजह वो कोविड की वैक्सीन है। कोविड खुद लॉन्ग कोविड की शक्ल में सामने आ रहा है और कोविड जो हमारे शरीर में जिसने अपने खूंटे गाड़ लिए हैं वो वाला कोविड है जिसको हम भूल सा गए हैं। हम अभी भी सीरियस नहीं हैं। क्या शुगर की दवाइयाँ जो हमारी शुरू हो चुकी हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं? हो जाएगा। हार्ट डिजीज़ हमें है और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आप जब तक जिंदगी है तब तक दवाई खानी है। एक्सरसाइज हैज़ ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लिवर। कहीं ऐसा भी पड़ा है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आप कितना भी करके डिले तो कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जेनेटिक्स को भी हम अंडू कर सकते हैं और जेनेटिक्स को हम इनवाइट भी कर सकते हैं। मुझे फैटी लिवर हो रहा है या उस ओर में बढ़ रही हूँ, ये क्या पता करने का कोई तरीका होता है? अल्ट्रासाउंड। क्या हम जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं वो बॉडी के लिए ठीक होता है? बॉडी नहीं बनानी होती, वहाँ जाके कोक पीते हैं जिम में बच्चे। ये हार्ट अटैक हमेशा रात के समय ज्यादातर हमने देखा है, ऐसा खून क्यों गाढ़ा होता हो है? जाता है। अच्छा, रात को हम सांस के ज़रिए जो पानी निकालते हैं ना, वो पानी रात भर निकलता रहता है। एसी चलता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। फिर साइलेंट हार्ट अटैक जो हमेशा कहा जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो उसके पीछे की वजह क्या रहती है? उसमें अलार्म आता रहता है हल्का वाला। हार्ट अटैक जो है ये भी एक पहेली का नाम है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाएं दी जाती हैं दरअसल वो ही हार्ट प्रॉब्लम को इंक्रीज करती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की सबसे बढ़िया दवा तो वो बताते नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि घी और मक्खन खाना पूरी तरह अभी बंद कर देना चाहिए, अगर ये खाते रहे तो हार्ट प्रॉब्लम होनी है। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोचिए सुबह आप बिस्तर से उठें, सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो, बढ़िया तैयार होकर आप ऑफिस पहुंचें, लेकिन शाम होते होते स्ट्रेचर पर आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़े। आजकल यही हो रहा है। किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी की किडनी फेलियर, लंग्स प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, और इन सब में बड़ी बात यह है कि पेशेंट को लास्ट मूवमेंट तक पता नहीं चलता है कि उसकी बॉडी में हो क्या रहा है। और इसीलिए आज हम आपकी सेहत की बात करने वाले हैं और ख़ासकर आपके दिल की बात करने वाले हैं। जो डॉक्टर मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो हमारे 3 पूर्व राष्ट्रपतियों आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी के डॉक्टर रह चुके हैं और हमारे एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के डॉक्टर रह चुके हैं। तो वीआईपी से लेकर आम लोगों के सेहत की बात जिन्होंने आज की है वो आज आपकी हेल्थ की सलाह देंगे। और यकीन मानिए ये वो टिप्स रहने वाली है जो शायद दवा कंपनियां भी नहीं चाहती हैं कि आप तक पहुंचे। तो चलिए अब देर नहीं करती हूं, मिलकर हम बोर्डिंग पास देते हैं। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी। और ये भी आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब से अगर आपको मुलाकात करनी है तो आपको सर गंगाराम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो सीनियर कंसल्टेंट हैं वहाँ पर। सर सबसे पहले तो आपसे मैं यही सवाल पूछूंगी क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि हम हार्ट की बात लोगों के करने वाले हैं कि पहले हम ये सुनते थे कि हार्ट डिजीज़ बुढ़ापे का रोग है या जो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाता है, बहुत एक्सरसाइज नहीं करता है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है और बहुत लेट होती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं जो कि बहुत वायरल वीडियो भी है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम पहुंचा हुआ है, बारात में डांस कर रहा है, बहुत यंग एज है, उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है और हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये चेंज कब से शुरू हुआ और इसकी जड़ में क्या है? आपने बहुत ठीक कहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले हम लोग साइकिल चलाते थे, घरों में लिफ्ट नहीं होती थी, जीने होते थे, औरतें चक्की चलाती थी, मूसली से मसाला कूटती थी, गांव में लोग पैदल चलते थे। और हमें अच्छी तरह अभी भी याद है, और अभी भी आप अगर दिल्ली से दूर जाएं मेवात के इलाके में तो वहाँ लेडीज़ अपने सर पर दिन भर का जो वो लकड़ी इकट्ठी करती हैं, बोझा उसको कहते हैं, वो लाद कर घर में जाती हैं। और मैं आपसे बहुत एक अजीब बात कहूँगा कि वो सब लेडीज़ हमारे जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरी खरी होती हैं। ना वो मोटी होती हैं, ना उनके तोंद होती है,
और वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और आज भी वो हेल्थ का एक बेस्ट मॉडल है हमारे लिए। तो आपने जो ये सही बात की कि इधर हमने बहुत से दुख भरे वीडियो देखे। अभी लास्ट जो लड़की एक डांस करते करते कोलैप्स हुई है अपनी शादी के फंक्शन में, वो बहुत मार्मिक था। और शुरू में 2 साल पहले हमने देखा था हनुमान जी का रोल करते हुए एक मिस्टर शर्मा थे, वो कोलैप्स हो गए थे। तो ये बड़े आई ओपनर थे। और अभी रात ही मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि हमारे डॉक्टर्स भी इस चीज़ को भूल जाते हैं। परसों मैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी के एक डिस्कशन में था, उसमें इसी की बात थी। तो जो चेयरपर्सन थे उन्होंने स्पीकर को याद दिलाया कि जो यंग हार्ट डिजीज़ेज़ हो रही हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफ यंग कह रहे हैं, वो क्यों हो रही है। तो वो एक मेरे लिए भी एक था कि देखिए एक एक्सपर्ट भी इसको भूल रहा है। आपने सुना होगा कि बहुत से फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जैसे जेम्स ब्रॉनी, वो मैंने अभी जिक्र किया, हरीश मेहता उनका नाम था, जो हनुमान जी का रोल करते हुए जनवरी 2022 में कोलैप्स करे थे। और इसी तरह एक यंग कपल था, प्रताप और पुष्पा, वो विलेज सेटअप से थे, बाराबंकी बहराइच के पास, और जो अपनी शादी के अगले दिन मृत पाए गए दोनों यंग। और ऐसे ही बहुत से हैं, फिल्म एक्टर्स भी हैं उसमें, हमारे अनाउंसर्स भी हैं, और उसमें कुछ कॉमेडियन गजेंद्रन जी के टाइप के हैं, राजू श्रीवास्तव, सिंगर के पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, राजीव कपूर, तमिल एक्टर विवेक, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो ये जो हम टेक ऑफ कर रहे हैं, ये इस फिक्र के साथ कर रहे हैं कि हमारे यंगस्टर्स की हमें कोरोनरी आर्टरीज़ को बचाना है। उनको हम आगे बात करेंगे, इसकी जंक फूड से भी बचाना है, और उनको एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस समझाना है। मैं जो देख रहा था पेपर, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था, उसका मैंने टॉपिक या टाइटल दिल तो पागल है दिया था। तो उन्होंने एक शॉर्ट रील भी बनाई इस पे कि आप दिल तो पागल है क्यों कह रहे हैं। तो मैंने उसका जवाब यही दिया था जो आपका सवाल था कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और उनका ईसीजी अगर आप देखें तो वो एक नॉर्मल ईसीजी जैसा जो होता है वो बड़ा इरेगुलर होता है, जिसमें एक्टोपिक बीट्स होती हैं या डेथ के समय होने वाले एरिथमिया होते हैं, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कहते हैं। और वो ईसीजी बड़ा डरावना होता है, इसलिए वो एक दिल पागल हो जाता है अपनी एज से पहले। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले ऐसा नहीं होता था। हालांकि इंडिया में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अब ये डाटा आ गया है कि और मुल्कों से 10 साल पहले होती है। अच्छा। तो ये हमारा एक जेनेटिक पैटर्न इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफ यंग भी कह सकते हैं। और कल ही जब मैं उसमें था कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें तो इंटरनेशनल वीमेंस डे भी था, और उसमें जो लेडी स्पीकर थी हमसे पहले, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि पहले लोग ये समझते थे कि औरतों को नहीं होती ये हार्ट की बीमारी, औरतों को भी उतनी ही होती है हार्ट की बीमारी जितनी मर्दों को होती है। तो इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, और आगे आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। ये हालांकि मैं जानती हूँ सवाल पूछने के पहले ही कि इसका शायद कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक आम धारणा मैंने देखा है, ये बनी हुई है लोगों के मन में कि कोविड के टाइम जो हमने वैक्सीन लगवाई थी वो इसके पीछे जिम्मेदार है, ऐसा लोग सोचते हैं। मैंने कुछ एक वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे बनाए थे, तो उस पे भी लोगों ने यही रिएक्ट किया कि ये बढ़ते हार्ट अटैक की वजह वो कोविड की वैक्सीन है। तो क्या आप भी ये मानते हैं, या आपको कहीं वो संभावना, आशंका कभी दिखाई दी? देखिए, कोविड की उस वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें जिसको हम mRNA वैक्सीन कहते हैं, जिसका मैकेनिज़्म फ़र्क है, उस वैक्सीन में तो केसेस भी हुए यूके में, और यूएसए में तो बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है अभी तक। लेकिन हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन्स यूज़ हुए हैं वो सेफ़ थे। कोविड खुद लॉन्ग कोविड की शक्ल में सामने आ रहा है, और अभी तक आपको ताज्जुब होगा कि 5 दिन पहले मैंने अपना CT स्कैन कराया और मुझे बहुत ज़्यादा कोविड हुआ था।
2021 में, और मैं इमरजेंसी में नहीं बल्कि आईसीयू में रहा हूँ 6 हफ्ता और बच गया। तो वो चेंजेस मेरे लंग में अभी भी हैं। जो मैंने सीटी स्कैन निमोनिया हुआ था मुझे उसके लिए कराया था, तो वो ग्राउंड ग्लासिंग अभी भी, हम भूल गए हैं, हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स को, लेकिन वही चेंजेस उनके हार्ट में, हार्ट की ब्लड वेसल्स में, उनके उस प्रोटीन में जो क्लॉटिंग करता है वो हैं। और इसको 2022 में आखिर में और 2023 में बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसका नाम है ADAMTS13 प्रोटीन। और वो प्रोटीन क्या करता है कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपने अंदर जकड़ लेता है और ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ये अभी तक पता नहीं है हम डॉक्टर्स को भी कि ऐसा मैकेनिज्म है जो शरीर के क्लॉटिंग फैक्टर्स को बांध देता है। और मैंने इस पे भी आर्टिकल में बहुत ख़ास जोर दे के लिखा है कि हमारे यहाँ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिन होता है, वॉन विली ब्लैंड फैक्टर होता है, वो एंडोथीलियम में बाइंड हो जाता है और प्लेटलेट्स को वो बाइंड कर लेता है और इसमें ADAMTS एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। उसको अभी तक नापने का कोई हमारे पास विकल्प नहीं था, अब है, और वो है स्पेशल टेस्ट जिसको हम थ्रोम्बोइलास्टोग्राम कहते हैं, थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी। तो खाली सिंपली ये कह देना कि कोविड वैक्सीन इसके लिए ज़िम्मेदार है, हमारे देश पे तो अप्लाई नहीं कर सकता। मैं कोई सेव नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारे देश का जो डाटा है वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ को मिला के उतना बड़ा डाटा है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीन से अगर डेथ्स होती तो वैक्सीन के आसपास होती जब वैक्सीन लग रहे थे। अब जो हो रहा है वो लॉन्ग कोविड है, डिलेड कोविड है, और कोविड जो हमारे शरीर में जिसने अपने खूंटे गाड़ लिए हैं वो वाला कोविड है जिसको हम भूल सा गए हैं। मैं उसका भुगतभोगी हूँ और आप इतनी अच्छी हैं, आपने इतने प्यार से मुझे बुलाया, मैं आपको मना नहीं कर पाया। मैं अभी भी छुट्टी पर हूँ, मैं रिकवर कर रहा हूँ उस निमोनिया से जो मुझे कोविड के बाद हुआ था। और इंसिडेंटली उसके लिए स्कैन कराने में मुझको पता लगा कि वो भी चेंजेस जो मेरे लंग में हुए थे वो परसिस्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसे जब सोच रहे हैं ना, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हम अभी भी सीरियस नहीं हैं। कोविड के पेशेंट्स को एक हमारे यहाँ चीज़ होती है फॉलोअप, जैसे आपने मुझे फॉलो किया मैं कहाँ तक पहुँच गया, तो हमारे यहाँ मेडिकल डिजीज़ का भी फॉलोअप होता है कि वो बीमारी अब कहाँ है समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, जिसने इतने लोगों की जान ली थी। हम भूल गए उसको, अपने इतने बड़े दुश्मन को। हम उसका कोई फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, हम उन पेशेंट्स के पास नहीं जा रहे हैं या उनको नहीं बुला रहे हैं कि अब वो किस हाल में हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल क्या है। और जैसे आपने बताया उनको हार्ट डिजीज़ होगी, वो मर जाएंगे। मैं रात अपनी वाइफ को ये भी बता रहा था कि मैंने कई बच्चों को इधर देखा है कि 23-24 साल की उम्र में उनके हार्ट में क्लॉट्स थे, उनको एंजियोग्राफी में ब्लॉक्स आए जो प्रोबेबली क्लॉट्स ही थे, और उनको बाईपास के लिए लिटा लिया गया। 2-3 पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए, यंग 23-25 ईयर्स, जिनको मैंने बाईपास नहीं होने दिया और उनकी ब्लड क्लॉटिंग की थेरेपी की और वो ठीक हो गए, यंग बच्चे। अगर उनका भी रूटीन में बाईपास हो जाता तो लोग पता नहीं लगा पाते। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो भी जारी रखनी है। और मैं सोचता हूँ आज के पॉडकास्ट का अगर ये मैसेज निकल जाए कि हमें कोविड को नहीं भूलना है, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अच्छा होगा कि हम अपने बड़े दुश्मन से बड़ी तरह फाइट करें। और जितने लोग सफ़र किए हैं उनका कोई फॉलोअप नहीं रखा हमने, बल्कि हमारे तो सीनियर डॉक्टर्स ने एक स्टेज पे ये कह दिया था सीटी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। वो गलत थी बात। सीटी स्कैन में चेंजेस मिले हैं मुझे, ऐसे बच्चों में चेंजेस मिले हैं यंग्स में कोविड के टाइम में जिन्हें कोई सिम्टम भी नहीं थे, बुखार भी बहुत हल्का था, लेकिन उनके सीटी स्कैन वॉज फुल ऑफ कोविड। तो मैं इस टॉक के ज़रिए ये बहुत ज़्यादा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करना चाहता हूँ कि कोविड वैक्सीन को भूल कर कोविड को याद रखें और अपने बड़े दुश्मन को याद रखें और उसको फॉलो करें, उन पेशेंट्स को फॉलो करें। शायद हम उनमें से कुछ की जान अभी भी बचा सकते हैं जो सडन डेथ का शिकार होंगे आगे चल के, या लंग्स की वजह से जिनकी
प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद कि आपने अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि मुझे भी पहले ये नहीं पता था कि आपको अभी हेल्थ इश्यूज़ हैं। मैंने आपको बताया ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी, इनफैक्ट मैं आज कभी मुझे भी अपनी बीमारी को अपने काम से मिक्स नहीं करता हूँ। काम है तो करना है। हाँ हाँ। लेकिन डॉक्टर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि 21 में आपको जो कोविड हुआ, वो उसके सिम्टम अभी भी हैं बॉडी में, लेकिन नहीं पता था। तो क्या जो लोग हमारा पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, उनमें जो बहुत सीवियर कोविड से परेशान थे, जैसे आपने बताया आप आईसीयू तक में जा चुके थे, उन्हें ही अभी किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की या किसी चेकअप की ज़रूरत है, या जिनको हल्का सा नज़ला खांसी ज़ुकाम हो के भी निकल गया कोविड, वो भी चेकअप के लिए जाएं, फॉलोअप के लिए जाएं और अपना ख़ास ख्याल रखें? बिल्कुल। देखिए, ये जो मैं लेट रिसर्च कोट कर रहा हूँ, ये ड्रैन एक साइंटिस्ट हैं, उनकी है। और ये जिस एंटीबॉडी की मैंने बात की, और ये जो मैंने ब्लड टेस्ट की बात की, थ्रोम्बोइलास्टोग्राम की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा फॉलोअप छोड़ दिया है। अगर चोर घर से निकल जाए तो हम उसका पीछा करते हैं और उसको पकड़ते हैं। ये नहीं कि हमारे घर से चोर निकल गया तो उसको छोड़ दीजिए। ये बात लंबी हो गई, लेकिन ये बात सही है कि हमें कोविड का फॉलोअप ठीक से करना है। और ख़ास तौर से जो बड़े यंग बच्चे जिनको कोविड हुआ था, उनके लंग फंक्शन टेस्ट करने हैं, उनका कार्डियक स्टेटस टेस्ट करना है। ये वही लोग हैं जो कोविड के बाद सडन डेथ का शिकार हो रहे हैं, और हमारे पास प्रूफ है। ये ड्रैन की जो स्टडी है, उसने जो एंटीबॉडी निकाली है, तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं अब हम, और उसका टेस्ट करना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए। और हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों को कोविड हुआ और वो बच गए। वो प्रेशस हैं और उनको आगे इसके कॉम्प्लिकेशन हो। आपको याद होगा, हम लोगों ने जब लॉन्ग कोविड की थोड़े दिन बाद की थी, तो हमने 200 सिम्टम्स गिनाए थे कि लॉन्ग कोविड में हेयर फॉल, मेंटल फॉग, फिटीग, हाँ। ऐसे जनरल सिम्टम्स से लेके वेरियस ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट के 200 लक्षण हो सकते हैं। हमने बात की थी, लेकिन एज वी से ना, मेमोरी शॉर्ट, वो शॉर्ट मेमोरी की नज़र हो गई सब बातें। अभी भी लोगों को थकान है, चिड़चिड़ापन है। अब देखिए, ऑफिस में अपने स्टाफ का बिहेवियर देख सकते हैं आप। ऑफिस में आजकल बच्चे कितनी तेज़ी से रिज़ाइन करके भाग रहे हैं, यंग बच्चे। वो कोई चीज़ पसंद नहीं है ऑफिस में, रिज़ाइन कर दिया और चले गए छोड़ के नौकरी। और हम लोगों को ये बताया जाता था नौकरी एक बहुत प्रेशियस चीज़ है, हाँ। और नहीं मिलती है, और आजकल के बच्चे छोड़ देते हैं विद ए स्ट्रोक ऑफ थॉट। तो उसको हमें ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, और अपने बच्चों की रक्षा और रोकथाम कोविड से, लॉन्ग कोविड से करनी पड़ेगी। ये बात निकल आई, हालांकि मैं सोच नहीं रहा था ये जिक्र आएगा आज, लेकिन ये सही है कि कोविड के जो आफ्टर इफ़ेक्ट है हमारी ब्रेन पे, हार्ट पे, लीवर पे, मसल्स पे, हमारी थिंकिंग पर, इमोशंस पर, और लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन पर, वो बहुत हैं। उसको देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हम तो ये सोच रहे थे कि कोविड, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हो गया है और हमने उसकी वैक्सीन भी लगा ली है, तो अब वो एंटीबॉडी डेवलप भी हो चुकी है और वो अब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं डालेगी। ऐसा नहीं है? लॉन्ग कोविड में ऐसा नहीं है। लॉन्ग कोविड 20% से 30% लोगों को हुआ है, और आपने सवाल का एक हिस्सा था, उसका मैं जवाब अभी पूरा नहीं दे पाया हूँ, कि सबको जिनको कोविड हुआ है और जिनको नहीं हुआ है, उनमें भी ये एंटीबॉडी पाई गई है। 23% उन लोगों में पाई गई है जो आईसीयू में एडमिट थे, और 26% उन लोगों में पाई गई है जिनको पता ही नहीं चला कि कोविड होके चला गया। तो ये इतना अच्छा रिसर्च है जिसकी मैंने बात की है, ADAM-TS एंटीबॉडी। तो बहुत ज़रूरी है हम आगे चल के ध्यान रखें, हमारे डॉक्टर्स को ध्यान रखना है इसका, कि अगर कोई लड़की आती है, उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, कोई डिप्रेशन में आ रहा है, किसी को एग्जॉशन है, थकान है, माइग्रेन लाइक सिम्टम्स हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है जिसको पहले नहीं था, हार्ट के सिम्टम्स हो रहे हैं, सांस फूल रहा है, तो उसमें हमको पोस्ट कोविड के लिए जांच करनी चाहिए।
हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो हमें जब तक प्रिस्क्रिप्शन दे के नहीं लिखते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना है, तब तक कोई अपने मन से नहीं करा सकता। लेकिन इस पॉडकास्ट के ज़रिए क्या कोई ऐसे कॉमन टेस्ट हैं जो हमेशा यंगस्टर को या ओल्ड एज भी जो लोग हैं जिन्हें कोविड हुआ था नहीं हुआ था, उन सबको आप सलाह देंगे कि भाई ये टेस्ट तो तुम ज़रूर करा लो, तो दूध का दूध पानी का पानी कुछ हद तक हो पाए? बिल्कुल, मैंने सबको हमेशा जनरल एडवाइस ही दी है और बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस होती है मेरी, और उसमें यह है कि आपके घर में अगर जीना है तो आप फास्ट 2 जीने चढ़िए और देखिए आपका सांस फूल रहा है कि नहीं। साइंटिफिकली हमने एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट डिवाइस किया था कोविड में, तो 6 मिनट वॉक कीजिए, नॉर्मल वॉक, और देखिए सैचुरेशन वॉक करने से पहले और वॉक करने के बाद अगर 6-7 से ज़्यादा फॉल कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा एक बात जो और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, लोगों का खून गाढ़ा हो रहा है। यंगस्टर्स आ रहे हैं और उनका हीमोग्लोबिन 19 है। मेरे खुद एक बेटे का 19.4 हो गया, उसको कोविड नहीं हुआ था। हमने तो हमेशा हीमोग्लोबिन कम होते सुना जी है। जी, अनयूजुअल है ना, 12-13 होता है, लड़कियों का तो 11 भी होता है। तो अभी जो है इसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। कोविड के बाद जो हार्ट अटैक्स के, आपका जो सवाल है उसका भी जवाब का ये हिस्सा है कि लोगों को जो सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो ब्लॉकेज की वजह से नहीं, बल्कि इस क्लॉटिंग मैकेनिज़्म और खून गाढ़ा होने की वजह से हो रहे हैं। और ये हम अभी भी देख रहे हैं क्लॉट्स हार्ट में। इको मैं करता हूँ तो देखता हूँ, और मैंने 2-3 बच्चों का बताया कि उनके हार्ट में क्लॉट्स थे, उनको ट्रीट किया। एक बनारस से अभी एक लेडी आई थी, रेफ़र की थी मुझे किसी राष्ट्रपति भवन के एक्स ऑफिसर ने। जब मैंने उनको देखा तो उनके पेपर्स में लिखा था हार्ट का ट्यूमर है इनकी वॉल में, दीवार में हार्ट की। लेकिन जब हमने उसको ट्रीट किया क्लॉटिंग घोलने की दवाओं से, तो वो धीरे धीरे छोटा होता गया। तो अभी वो लास्ट वीक आई थी, 4 हफ्ते के बाद वो क्लॉट घुल गया, वो ट्यूमर नहीं था। तो इस तरह के सरप्राइजेस हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन हम शायद बहुत कम टाइम देते हैं अपने मरीज़ों को, इसलिए हम शायद स्टीरियोटाइप्ड मेथड पे ही चल रहे हैं अभी भी, जो कि आगे चल के हमको पता भी चल रहा है कि हमको थोड़ा सा सर को खुजाना चाहिए, यू हैव टू स्क्रैच योर हेड। और इसको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद और कंट्रीज़ में हुई नहीं है। और आपने जो इम्यूनिटी वाली बात की वो भी सही है, हमको इम्यूनिटी डेवलप भी हुई है, लेकिन हमको कोविड को भी फॉलो करना है, और वो हार्ट डिजीज़ के उसमें रेफरेंस में बहुत ज़रूरी है। शायद आप इसका भी एक उसको हाईलाइट करके सेगमेंट बनाएंगे कि अपने दुश्मन को नहीं भूलना है। बिल्कुल। सिंपल टेस्ट की जो मैं बात कर रहा था, अपना ईसीजी करा लीजिए, एको करा लीजिए, चेस्ट का एक्सरे करा लीजिए। अगर आपको ज़्यादा सीवियर कोविड हुआ है तो एक फॉलोअप सीटी स्कैन करा लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। ये बेसिक टेस्ट हैं, और मैंने आपको सिंपल जीना चढ़ने वाला जो टेस्ट बताया वो सबसे अच्छा है, देखिए उसको करके। आपने 2-3 चीज़ें कही। एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो रूटीन है वो ख़राब हो रही है, इसके चलते हमारी सेहत बिगड़ रही है। जैसे आपने कहा गांव की जो महिलाएं हैं वो आज भी उतनी मेहनत करती हैं, वर्जिश करती हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी जो पुरानी प्रैक्टिस है उसी के आधार पर आगे पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। आप ज़्यादा जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या डॉक्टर्स का जो इलाज है वो भी पेशेंट को बीमार बना रहा है? हमारी जनरेशन के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो डॉक्टरी पढ़ी थी वो आज की जो डॉक्टरी प्रैक्टिस की जा रही है उससे बहुत फ़र्क थी। हम लोग डॉक्टर बीसी रॉय के चेले हैं, जिनके टाइम में ज़्यादा टेस्ट नहीं होते थे, और उनकी टीचिंग ये थी, उनकी स्टैंडर्ड टीचिंग ये थी। मेरे सीनियर्स ने मुझे पढ़ाई है, हमारे बैचेस को पढ़ाई गई है कि आप अच्छे डॉक्टर तब हैं जब आपके कमरे में मरीज़ दाखिल हो रहा है और 50% उसकी आपने डायग्नोसिस कर ली उससे बात करने से पहले, और बाकी 50% में से 40% बात करने के बाद कर ली, और जो 10% रह गई वो टेस्ट से मदद लेकर कर ली। ये थे डॉक्टर बीसी रॉय, जिसको डॉक्टर कहते थे। अभी क्या हो गया है, 50 ग्राम की आँख का डॉक्टर अलग है, 100 ग्राम के नाक के एरिया का डॉक्टर अलग है।
ब्रेन 1500 ग्राम का है, उसका डॉक्टर अलग है। लीवर 1700 ग्राम का है, उसका डॉक्टर अलग है। तो ये जो ट्रेजेडी हुई है, इसमें हमने शरीर को विभाजित कर दिया है टुकड़ों में, और मेडिसिन को स्पेशलिटीज़ में। जो मेरे रूम में चल के आ रहा है 60 किलो का मरीज़ या 80 किलो का मरीज़, उसका डॉक्टर अब नहीं कोई कहलाना चाहता। अब लोग इस बात को पूछते हैं कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं। कोई ये नहीं पूछता कि तुम मेरे शरीर के डॉक्टर हो, मेरे पूरे शरीर के डॉक्टर हो। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिससे मेडिकल वर्ल्ड गुज़र रहा है। और आपने डॉक्टरी की जो चेंजेस हैं उसकी बात की, तो मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, और भरे दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मेरी बेटी एक सर्वे करती है जो पेशेंट्स के कांटेक्ट में आती है, और उसके पास एक प्रोग्राम है, उसके लिए वो बात करती है मरीज़ों से। तो आजकल उसको ये फीडबैक मिल रहा है कि डॉक्टर्स टाइम नहीं देते, डॉक्टर्स बात नहीं सुनते, डॉक्टर्स पूरी बात सुने बगैर टेस्ट लिख देते हैं, डॉक्टर्स कॉरपोरेट डॉक्टर्स बहुत पैसे लेते हैं, वो हॉस्पिटल्स जिनमें वो बैठते हैं। और एक तरह से डॉक्टर्स की जिसको मान सम्मान कहते हैं हम, रेपुटेशन उसके लिए छोटा वर्ड है, मान सम्मान जो दिल में होता था जिस डॉक्टर को, अब तो खैर वो वर्ड नहीं यूज़ करते हम लोग, भगवान कहलाता था जो डॉक्टर, वो डॉक्टर अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। तो हमें दोबारा से बीसी रॉय जैसे डॉक्टर्स चाहिए, और हमें होलिस्टिक मेडिसिन चाहिए है, जो प्रधानमंत्री जी भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि हम होलिस्टिक मेडिसिन, जिसमें सब पद्धति और भी आती हैं, योग भी आता है उसमें, आयुर्वेद भी आता है, यूनानी भी आती है, सिद्धा भी आता है, होम्योपैथी भी आती है। हम वैसी मेडिसिन, हमारे देश को ज़रूरत है। हमारे देश में अब लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि वो दाहिने कान के लिए एक डॉक्टर को दिखाएं और बाएं कान के लिए दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। ये थोड़ा सा व्यंग है, लेकिन ये हकीकत भी है। तो इसमें, और दूसरी जो आपने कहा चेंज पे तो जितना बोला जाए उतना कम है। कभी सुना था आपने लोग हाथ में पानी की बोतल लेके घूमेंगे, कभी सुना था हमारे बच्चे रात के 2 बजे स्विगी से और इस तरह ज़ोमेटो से रात को खाने मंगाएंगे, और सुबह को माँ बाप को उसके खाली डिब्बा पिज़्ज़ा के मिलेंगे डाइनिंग टेबल पे। कभी आपने सोचा था कि घर में माँ का बना हुआ खाना बच्चे नहीं खा के बाहर होटल में खाना खा के आएंगे? नहीं सोचा था, हमारे देश के संस्कारों में भी नहीं था ये। लेकिन आज अगर किसी बच्चे से ये कहती है माँ तू मेरे हाथ की बनी हुई दाल खा ले, तो वो भाग जाता है टेबल से उठ के, और होटल में जाके वो 3 दिन पुराना खा के आके बीमार होता है। और मैं तो बड़े लोगों को हंसाता हूँ ये कह के कि आप कहाँ से, आप बादल के किचन से, क्लाउड किचन से खाना मंगा रहे हैं? आपने देखा है वो क्लाउड किचन कहाँ है? 10 मिनट की डिलीवरी का प्रॉमिस करती हैं ये कंपनियाँ जो मैंने नाम लिए हैं। 3,500 करोड़ का इनका टर्नओवर एक साल में। और ब्लिंकिट, अभी कल मेरी डॉटर से मेरी बात हो रही थी, ऐसी जनरल कह रही थी कपड़ा आपको पहनना है, अभी आ जाएगा 10 मिनट में, आप ऑर्डर कर दीजिए। तो ये ब्लिंक, जो आई की ब्लिंक के साथ खाना और कपड़ा आ रहा है, ये व्यवहारिक नहीं है। ये हमारे बच्चों की सेहत ख़राब कर रहा है, कल के भारत की सेहत ख़राब कर रहा है, और हमारी पीढ़ियों के जेनेटिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा है, बदल रही है। अब मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं परसों ऐसी एक पेशेंट की कॉल आई, एक 5 स्टार होटल से, मैं जाता हूँ उस होटल में, अटेंड करता हूँ पेशेंट। तो 20 इयर्स की लड़की थी, मुझको ऐसे देखना पड़ा। शी वॉज सो हेल्दी, 6 feet tall. And then I asked her, where is she from? She was from USA, and she was a swimmer, and a very healthy girl. She had some throat problem, tongue problem. Otherwise, she was healthy girl. तो ऐसी healthy बच्चे हमारे यहाँ अब नहीं देखने को मिलते, जो पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे। वो मोहल्लों में ही खेलते थे, चाहे क्रिकेट तो खेलते थे, वो गेंद तड़ी भी खेलते थे, वो कोड़ा जमाल शाही खेलते थे, स्कूल में व्यायाम का पीरियड होता था। ये सब हिडन हेल्थ से रिलेटेड सब रूल्स थे जो स्कूल से लेके घर तक फॉलो होते थे। आजकल कबड्डी का नाम पूछिए किसी बच्चे से, तो वो आपको किसी फेमस वीडियो गेम का नाम बता के कह देगा हम तो ये वाला गेम खेलते हैं।
व्हाट इज़ कबड्डी, व्हाट इज़ आई स्पाइस, व्हाट इज़ पाटेका, व्हाट इज़ कोड़ा जमाल शाही। ये वो गेम्स थे जो भाग दौड़ वाले गेम्स थे, बॉडी को एक्टिव रखने वाले गेम्स थे। जो पीरियड पहला होता था स्कूलों में, पीटी का पीरियड कहलाता, वो फिज़िकल ट्रेनिंग, पीटी मीन्स फिज़िकल ट्रेनिंग। और हमें उस वक्त मालूम नहीं होता था इसका फुल फॉर्म। हम लोग कहते थे पीटी का पीरियड है, उसमें खूब दौड़ाया जाता था, एक्सरसाइज होती थी, 12 एक्सरसाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 12 वर्जिश होती थी। पूरी बॉडी को उसमें वार्म अप किया जाता था, जब जाके अच्छा ज्ञान घुसता था किताबों का। आज वो पीरियड ख़त्म हो गया है। तो ये जंक फूड का कल्चर, नॉन व्यायाम का कल्चर। और मैं एक और बात करता हूँ, ये बहुत अच्छी भी बात है और इसमें बड़ा लेसन भी है। आजकल एक बच्चों का ट्रेंड है, आप देखते होंगे घरों में नौकर चाय ले आया, टेबल पे सोफ़ा रखा है, लेटे हुए हैं महाराजा, और वहीं पिज़्ज़ा का डिब्बा रखा है, पिज़्ज़ा खाया, सामने टीवी है, रिमोट रखा है बगल में, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल रखा है। तो इसको मैं सोफासन कहता हूँ। अच्छा। तो ये सोफासन हमारे बहुत से रोगों का कारण बन रहा है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। हम उसको फैटी लीवर हो रहा है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो ये सोफासन को हमको एक्सरसाइज में चेंज करना है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे सोसाइटी में कि हमारे बच्चे एवरेज से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हाँ, अभी 3-4 दिन पहले कई चैनल्स पे मैंने बात की है कि वो लैंसेट की एक रिपोर्ट एक तो पहले आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था इंडियन लोग जो हैं वो हेल्थ के जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उनको कन्फर्म नहीं करते, पूरा नहीं करते। और अब जो आई है वो उससे भी सोने पे सुहागा रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है कि 2025 तक सड़क पे चलता हुआ हर तीसरा आदमी डायबिटिक होगा, मोटा होगा। ये अभी की रिपोर्ट है फॉर और इंडियंस। जी, इंडिया के लिए। और मैं थैंकफुल हूँ ऐसे आर्टिकल्स का जो लैंसेट छाप रहा है इंडियन हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में। और उसका रीज़न ये है कि कम से कम कोई तो है जो हमारे कान खड़े कर रहा है कि जागो जागो। तो अभी वो कविता मैं बचपन की पढ़ता आ रहा था, उस पर किसी ने डाली है आज, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। ये बड़ी एक फेमस चौथे पाठ में, चौथे क्लास की एक कविता होती थी। हाँ। तो ये हमको इस नींद से जागना पड़ेगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हमको इस नींद से जागना पड़ेगा ना, जिस नींद से हमें मोटापा हो रहा है, जिस नींद से हमें फैटी लीवर हो रहा है, जिस नींद से हमारी डायबिटीज़ बढ़ रही है, जिस नींद से हमारी ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी जिसकी हम बात करने आए थे वो बढ़ रही है। तो इस नींद से, इस निद्रा से हमको जागना पड़ेगा। और उस जागने में एक कॉमन फैक्टर है, आप व्यायाम कीजिए। आप जो खा रहे हैं मैं उसको नहीं मना करता, मैं हर मरीज से कहता हूँ तुम सब खाओ। तो भाई ये पूछना चाहिए हमें कितना खाना है, ये नहीं पूछना चाहिए क्या नहीं खाना है। मतलब जंक फूड सब खा सकते हैं? नहीं, बिस्किट? कितना खाना है, क्वांटिटी। जंक फूड की तो बात नहीं हो रही ना, खाने की बात हो रही है। अच्छा। तो कितना खाना है, हम वहाँ रुकते नहीं हैं जहाँ हमको रुक जाना चाहिए। मतलब रोटी सब्जी के लिए भी आप ये बात कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वेयर टू स्टॉप। अब कई बार अभी मोबाइल देख चुकी हैं कि मेरा सेगमेंट लंबा तो नहीं हो रहा है। क्यों देख रहे हैं? बिकॉज यू आर माइंडफुल ऑफ टाइम। मैं तो सवाल देख रही हूँ। सवाल भी देखिए, टाइम भी देखिए, खाने वाला अपनी प्लेट भी देखे कि मैंने कितना निकाला है, उतना खा लो। और मैं कहता हूँ आपके यहाँ बिरयानी बनी है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप फ्रिज में रख दो, कल फिर खा लेना। यू हैव टू अर्न योर मील। आपको अपना कमाना पड़ेगा जो खाना है उसको। यू हैव टू अर्न योर मील मीन्स पहले बर्न तो कर लो उतनी कैलोरी जितनी उड़ेली हैं शरीर में। अब मैं उड़ेलने पे एक और बात बताता हूँ। आपको मेरी सब बातें बहुत अजीब लगेंगी, लेकिन इनमें सच्चाई है। आप और मैं इस वक्त बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी शुगर 100 होगी, अगर मेरी 100 है तो आपकी 90 होगी। हमारे बॉडी में 100 शुगर का मतलब 100 मिलीग्राम 100 ml, तो 1 लीटर में हो गई 1 ग्राम। और ब्लड होता है ऑन एन एवरेज शरीर में 5 लीटर। तो हम और आप इस वक्त केवल 5 ग्राम शुगर के फ्यूल से चल रहे हैं। उसमें हम पूरे दिन में कितनी शुगर, कितने अंडे, कितनी रोटियां, कितना कार्बोहाइड्रेट,
कितना स्टार्च, कितना कार्बोहाइड्रेट उड़ेलते हैं उसमें हम, और इसका लोड किस पे पड़ता है? पेनक्रियास पे। वो उसको इंसुलिन उतना ही बना के उसको हजम करना पड़ता है। तो उसको हमको अर्न करना पड़ता है। मैं कहता हूँ आप खाइए, सब कम खाइए, यू शुड नो वेयर टू स्टॉप। पुराने लोग कहते थे थोड़ी सी भूख बाकी रहे तो खाना बंद कर दो। हाँ। 1/3 खाओ, 1/3 में पानी, 1/3 में हवा रखो। खैर ये तो हम नहीं एग्री करते। इसका मतलब भी वही है कि कम खाना। तो शायद मैंने शुरू में बोला था या नहीं बोला, अब बोल देता हूँ, कम खाना सुख से रहना, ये बहुत पुराना मुहावरा है। पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत ही प्राथमिक मुहावरा है। तो हम ये सब भूल गए हैं। और आप मैंने को बुला के पॉडकास्ट करोगे ना तो आपको ऐसी चीज़ें सुनवाने को मिलेंगी लोगों को जो हम भूल गए। वो फिल्मी गानों में दिखाई देती है, वो हैंडपंप क्या? इमाम जस्ता जिसको कहते हैं, मूसली मसाला अच्छा। पीसने वाली जो हाँ, औरतों की एक्सरसाइज थी, हाँ, वो चक्की जो वो घर में चलाती थी। इवन घुड़सवारी भी एक्सरसाइज थी, जॉब नहीं अवेलेबल है। लोग कुएं से पानी निकालते थे, वो एक एक्सरसाइज थी। मैं क्या बताऊं आपको, पैदल चल के ही जाते थे ना स्कूल हम लोग। साइकिल 12वीं क्लास में मिली, हाँ, तो स्कूटर हमें MBBS के फाइनल ईयर में मिला। अब हमारे 8वीं क्लास के बच्चे स्कूटर से जाते हैं, 12वीं क्लास के बच्चे कार से जाते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आती है जब मैं ये सब बातें करता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर आए थे इटली से, उन्होंने ओबेसिटी पे एक टॉक दी थी, ओबेसिटी पे। तो उसमें उन्होंने 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई थी। एक तो उन्होंने फ़ोटो दिखाए, जैसे घर में फ़ोटो होते ना, दादाजी जिसमें हैं, परदादाजी जिसमें, एक आध ग्रुप फ़ोटो हर घर में अभी बचा हुआ है। तो उसमें परदादाजी, दादाजी और पापा जी वो बैठे हैं। तो आप उनको देखिए, तो जो परदादा हैं, दादा हैं, वो बड़े स्लिम ट्रिम शेरवानी में दुबले पतले से होंगे, और पापा जो हैं थोड़े ओबीज होंगे, और पापा का जो बेटा है वो उन तीनों के वजन के बराबर होगा। तो ये जो जनरेशन में चेंज आ रहा है ना, हमारी फिजिक चेंज हो रही है। और उन्होंने ये भी दिखाया था, CT स्कैन्स दिखाए थे, जैसे हम CT स्कैन कर रहे हैं उसमें फैट दिखता है, मसल दिखता है। तो उन्होंने देखा कि फादर का CT स्कैन में कम फैट है, मसल ज़्यादा है, बेटे के स्कैन में मसल कम है, फैट ज़्यादा है। और उसके साथ उन्होंने उसको कंपेयर किया था, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर को, वो दुबले हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1930s में मर्क नहीं होती थी, कार नहीं होती थी, बट वो लोग कार पे चलते थे जो कार पे चढ़ने के लिए योग्य होते थे। हाँ, और वो मेहनत से उसके लिए योग्य बनते थे। माइंड माई वर्ड्स, दे हैड टू वर्क हार्ड टू ड्राइव बाय मार्क इन 1930, जो आज हमारे बच्चों को ऐसी चाबी मिल जाती है बर्थडे पे। हाँ, सो दे हैव वर्कड फिजिकली हार्ड टू लिव लॉन्गर। वो हमको कल्चर को याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत से लोग गूगल पर सर्च करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला एक टॉपिक ये है कि क्या शुगर की दवाइयां जो हमारी शुरू हो चुकी हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं, या जो हार्ट डिजीज़ हमें है और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि आप जब तक ज़िंदगी है तब तक दवाई खानी है, तो क्या वो दवाई बंद हो सकती है। ये गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं तो गूगल से ज़्यादा बेहतर है कि फिर आप ही बता दें कि शुगर की, BP की और हार्ट प्रॉब्लम की दवाइयाँ एक बार शुरू हुई तो क्या वाकई मरते दम तक खानी है या बंद हो सकती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपने किया, ये पूछा। ये बड़े कॉमन मैन के माइंड में होता है। बहुत से लोग इस पे थोड़ा सा हेजिटेट भी होते हैं जब उनको दवाई लिखते हैं ब्लड प्रेशर की, कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे नहीं ठीक कर सका अपना ब्लड प्रेशर, कुछ बताइए ना ऐसा। तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, हो जाएगा। आपको थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्विमिंग करनी पड़ेगी। जिन दिनों में मैं स्विमिंग रेगुलर करता था उस ज़माने में मेरा ब्लड प्रेशर 110-170 रहता था विदाउट एनी मेडिसिन। तो एक्सरसाइज हैज़ ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लीवर। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानना सब चाहते हैं, मानता कोई नहीं। जब हम वही खाने की प्लेट पे बैठते हैं तो हम लपक जाते हैं। वहाँ हमको रेस्ट्रेन करना है।
आप घर में भी देखते होंगे, आप खुद बहुत कम खाती होंगी, तो हम लोगों के बच्चों में एक पता नहीं क्या हो गया है कि एक तो फूड का जो क्वालिटी है वो ख़राब कर दिया है बच्चों ने खाना, और फिर उसकी तादाद, और फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये तीनों का जो एक एमलगमेशन हुआ है ना, ये बहुत जहरीला है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मैंने अभी, मेरे दोस्त भी है, स्टूडेंट भी है वो मेरे, और मेरे साथ के भी हैं, आल्मा मेटर कह सकता हूँ मैं उनको, वो डायबिटीज़ के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका भी अभी एक मैंने सुना व्याख्यान, उन्होंने भी कहा कि पॉसिबल है, डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना, वो सब लोग कहते हैं डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स। यस, इट कैन बी रिवर्स भैया, जैसे डाली है डायबिटीज़ शरीर में, वैसे निकालो भी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, 5 ग्राम शक्कर पे मेरे शरीर काम करे, आपका काम करे, तो हमने कितना उसमें उंडेला है, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। खाली शुगर नहीं उंडेली, हमने फैट भी उंडेला, मक्खन भी उंडेला, चीज़ भी उंडेली, जंक फूड भी उंडेला। उंडेला मीन्स डिसप्रोपोर्शनेट ईटिंग। नहीं, दीज आर द साइंटिफिक वर्ड्स विच आवर एंसेस्टर्स यूज टू स्पीक, दे वर फुल ऑफ साइंस। उंडेला मीन्स डिसप्रोपोर्शनेट ईटिंग। तो उसको रिवर्स आप ऐसे ही करेंगे ना, प्रोपोर्शनेट ईटिंग बना दीजिए उसको। अब मैं एक आपको और बात बताऊं, हैबिटेट सेंटर में एक लंच हो रहा था, अगले दिन मुझे ओबेसिटी पे बोलना था, तो मेरे पावर पॉइंट में मुझे एक प्रैक्टिकल इमेज चाहिए था, एक ऐसे बंदे का जो बैलेंस्ड ईटिंग कर रहा हो। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा, लोग खाना ले रहे थे, एक साहब मिल गए, उन्होंने बहुत थोड़ी सैलेड ली, बहुत थोड़ा सा खाना लिया और एक रोटी रखी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर आई वॉन्ट टू टेक ए फोटोग्राफ ऑफ योर प्लेट, तो ही वॉज सरप्राइज्ड। देन आई एक्सप्लेन हिम व्हाई आई नीड दिस फोटोग्राफ, और मैंने लिया, वो अगले दिन दिखाया भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत सीनियर ऑफिसर निकले, वो बहुत खुश हुए वो मेरी बात को देख के। मैंने कहा किसी की प्लेट इस लायक मुझे मिल ही नहीं रही है कि मैं उसका फ़ोटो लूँ, क्योंकि सब ने भर रखा है। तो ये जो है वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप, हाउ मच टू ईट, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्या नहीं खाना है, कैसी बात है ये, क्यों नहीं खाना है? जो चीज़ें खाने के लिए बनी है खानी है भाई। डॉक्टर ने कह दिया मक्खन नहीं खाओ, वाह भाई वाह, वो चुरा के खाएगा, उसको मक्खन पसंद है। हाँ। ये क्या बात हुई? आप उसको ये बताइए कितना लगाना है स्लाइस पे मक्खन भाई, कितनी मोटी लेयर लगानी है भाई। आप मेकअप करती हो तो आपको पता होता है ना कैसी लेयर लगानी है, बिल्कुल, और ज्यादा लग जाएगी तो भूत बन जाएंगे। हाँ, मैं नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दिया। वो जो आजकल दुल्हने बना के भेजते हैं ना अच्छी खासी लड़कियों को, वही लगती हैं जो आपने बताया। वो इतना पैसे लेने के लिए उस पर इतनी कोटिंग कर देते हैं, वो लड़की का असली शक्ल ही बिगड़ जाती है। हाँ ये मजाक नहीं है। हाँ, ठीक बात। तो हम उसको इतना उंडेल लेते हैं कि वो रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है। देखिए, खाना बहुत अच्छी चीज़ है भाई, सब खाइए, कम खाइए, ये बड़ा प्रैक्टिकल सजेशन है। और लोगों को ये बात अच्छी लगेगी। मैं आपको चीज़ खाने को नहीं मना कर रहा हूँ, मैं अंडा खाने को नहीं मना कर रहा हूँ। हाँ, एक अंडे का डिसेक्शन हम लोग करते हैं, येलो नहीं खाना है। हाँ। आपको पता है येलो में सिर्फ 2 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। 1 egg yellow contains only 2 grams of cholesterol, which can be as good as in half of avocado, जिसको हम अमरूद समझ के, फल समझ के खाते हैं। हाँ। एवोकाडो में उतना ही होता है, हाफ में, जितना एक एग येलो में होता है। तो क्या भाई, मैंने जिम जाने वाले लड़कों को 12-12 अंडे बिना वो येलो पार्ट के खैर खाते वो देखा है। अच्छे हैं अंडे खाना, उस बोतल से प्रोटीन की, वो जो जार आता है जो उनकी किडनी खराब करता है, उससे अंडा खाना, अंडे का प्रोटीन वाइट एल्ब्यूमिन नेचुरल है, वो बात अलग है 12 वाली। हाँ। बट अंडे में से ये येलो निकाल के आप एक अंडा जो नाश्ते में खा रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। तो बहुत से फंसी पेशेंट्स होते हैं, लोग सब येलो भी खाए, हमने कहा नहीं येलो वाइफ को खिला देना। अच्छा। क्या करूं, जिनकी समझ में नहीं, इतना दिमाग उनका वो गया है, डर गया है कि आप मतलब येलो से तो डर रहे हैं और दिन भर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे नहीं डर रहे। गाड़ी में बैठे घर से निकले, ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस से निकले गाड़ी में बैठ के घर आ गए, बिस्तर पे लेट गए, सोफासन शुरू हो गया, उससे नहीं डर रहे। एक येलो की आप बात कर रहे हो, ओहो, जो सारे दिन एक्सरसाइज नहीं करी उसकी कोई जिक्र नहीं। Here lies the point that your body should be toned
एक्सरसाइजिंग, अरे भाई मसल्स भी तो किसी काम के लिए बने ना, चलने फिरने के लिए बने, तो चलो फिरो भी तो थोड़ा। हाँ, फिर आप एक अंडे की जगह 2 अंडे खाने को कहूँगा मैं आपको। हाँ, आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो। एक नई गाड़ी लीजिए, आप उसको खड़ी करके 3 महीने के लिए अमेरिका चले जाइए, क्या होगा 3 महीने बाद उस गाड़ी का? स्टार्ट भी नहीं होगी। तो हमने अपने शरीर का वही हालत बना रखा है, स्टैग्नेशन। एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहती हूँ, इसलिए भी क्योंकि मेरे खुद घर में हार्ट पेशेंट हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। ये ऑन बिहाफ ऑफ जितने आम आदमी हैं, जितना गरीब तबका है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाए, हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, तो वो जो बाईपास सर्जरी या स्टंट डाला जाता है, उसका खर्चा तो एक तरफ, चलो आपके पास इंश्योरेंस है, आप शायद उस खर्चे को कुछ हद तक कम कर पाओगे, लेकिन उसके बाद की जो दवाएं होती हैं वो इतनी महंगी होती हैं कि आपके पूरे घर का बजट उससे बिगड़ जाएगा। तो क्या ये सच्चाई है? मतलब मैंने तो यही देखा है, क्या वास्तविकता यही है कि हार्ट डिजीज़ से लड़ने के लिए मोटा पैसा भी होना चाहिए? वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप बाद की दवाइयाँ, इंजेक्शन और वो जो टेक केयर होती है वो तो फिर नहीं कर पाएंगे। सस्ती दवाइयाँ नहीं होती हैं इसकी। एक सर्कुलेट होता है, एक स्टेटमेंट, मुहावरा भी कह सकते हैं इसको आप, कि पहले आप पैसा कमाने के लिए अपने को झोंक देते हैं, मतलब यू वर्क हार्ड टू अर्न द मनी एंड दैट मेक्स यू सिक एंड देन यू स्पेंड दैट मनी टू रीगेन दैट हेल्थ विच यू हैव लॉस्ट। तो वही बात है, आपने मोटे पैसे का जिक्र किया। मोटा पैसा मीन्स रिचनेस, रिच आदमी। कोई ज़्यादातर ये बीमारियां पहले अमीरों की बीमारियां कहलाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब सबको देखने को मिल रहा है, थैंक्स टू कोविड ऑल्सो। देखिए, ये बड़ा जिम्मेदारी का सवाल है और इसको मैं 1979 में जब मैं एमडी कर रहा था वहाँ ले जाता हूँ। तब तो एंजियोग्राफी नहीं होती थी, तभी को भी नहीं आया था, तब बाईपास तो इंडिया से बाहर जाते थे बड़े लोग, जिन्होंने स्कॉट हॉस्पिटल बनाया वो गए थे, अमेरिका जाके कराते थे, इक्का दुक्का। अब हर गली में एंजियोग्राफी हो रही है। कुछ तो बदला है, और उसमें जब कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाता है तो उसमें गलतियाँ भी होती हैं। आप समझ रही हैं ना? तो हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ उन जेन्युइन केसेस की एंजियोग्राफी कराएं जिनको हार्ट डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली, और फिर उनमें से केयरफुल सिलेक्शन करें, कितने स्टेंट लगने हैं, किसी को बाईपास होना है, इसके बड़े स्टैंडर्ड रूल्स हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओवरडूइंग तो हो रहा है। अमेरिका में भी हुआ है। आई विल नॉट नेम दैट हॉस्पिटल विच वॉज क्लोज ड्यू टू दिस। तो ये हमारी प्रवृत्ति भी है, इसमें कुछ कल्चर्स भी हैं जो सी से होती हैं, इसमें कुछ प्रेशर्स है डॉक्टर्स पे, और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये बहुत केयरफुल सब्जेक्ट है, जिम्मेदारी की बात है, और किस मरीज़ को कब कितना ट्रीटमेंट देना है। और हार्ट की बीमारी में वो नहीं होता कि खाली स्टेंट और बाईपास तक सीमित होती है। हार्ट की बीमारी तो नए न्यूबॉर्न बच्चे में भी होती है, कॉन्जेनिटल वाल्व की डिजीज़ेज़ होती हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत पहले रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती थी जो यंग एज में बच्चों के वाल्व ख़राब हो जाते थे। हार्ट डिजीज़ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, वैस्कुलर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। कोरोनरी आर्टरीज़ की बाय बर्थ कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, क्लॉट का मैंने जिक्र कर ही दिया आपको, जिसको घोला जा सकता है। तो अब बड़ा जो हम लोग जब रिसेंट एडवांसेस की बात करते हैं अपने कॉन्फ्रेंसेस में, तो हम इसकी बात करने लग गए हैं कि एम आई राइट इन डूइंग एंजियोग्राफी, एम आई राइट इन डूइंग स्टेंटिंग, एम आई राइट इन गेटिंग द पेशेंट टू बाईपास। लेकिन ये डॉक्टरों के आपस की बात है, जो हम सीख रहे हैं अपनी गलतियों से या ज़रूरत से, या वो सोफासन वाले बच्चों से, वो भी सिखा रहे हैं हमें कि 18 साल के हैं, 2 आर्टरी ब्लॉक्ड हैं, कहाँ सर फोड़ूं भाई, ये तो होता ही नहीं था, आपने भी कहा। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिजीज़ विज़ चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ईटिंग, एक्सरसाइज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्लस पॉल्यूशन,
वो भी यहाँ असर कर रहा है। पोल्यूशन भी मार रहा है। तो इससे कहाँ बच के जाओ? कौन सा ऐसा ग्लास चैम्बर बनाओ जिसमें हवा सीधी स्वर्ग से आए सांस लेने के लिए? हाँ। हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। मैं भी एक दूसरे पड़ोस के मुल्क में गया था, दुबई गया था। दुबई में और शारजा में जो उसका आउटस्कर्ट है, दोनों के यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ द एयर। और पोल्यूशन कम होने से कितना शरीर को राहत मिलती है। सबसे पहले जो मुझे फीलिंग हुई 12 घंटे के बाद, वो मुझको लगा मेरी स्किन ब्रीथ कर रही है। ओके। फिर मेरी स्टैमिना बढ़ गई। 5 दिन वहाँ रहा, ज़्यादा खाया, कोई वेट गेन नहीं हुआ, खूब पैदल चला, अच्छी हवा में सांस लिया। आते ही अगले दिन यहाँ आ गया तो तबीयत खराब हुई। ओहो। तो हमारा जो पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस से नुकसान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा जंक है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, A to Z। हमने कारण की तो बहुत से बात कर ली। अब अगर मैं निवारण के ऊपर आऊँ कि अगर किसी को फैटी लीवर है, आपने कहा आप उस दौर के डॉक्टर हैं जब इतने सारे टेस्ट नहीं होते थे, पेशेंट जब जैसे ही घुसता था अंदर चैम्बर के तो आपको पता चल जाता था कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है, मुझे फैटी लीवर हो रहा है या उस ओर में बढ़ रही हूँ। ये क्या पता करने का कोई तरीका होता है? अल्ट्रासाउंड। अच्छा। फैटी लीवर ही तो नहीं होगा ना, हाय हाय, यही तो जब जवाब है। एक्सरसाइज करेंगे तो फैटी हिप भी होगा, फैटी कल्ला भी होगा, फैटी तोंद भी होगी ना, वो सब जगह जाएगा फैट। लीवर में पहले दिख जाएगा। तो वही वाली बात आ जाएगी। हाँ। हाँ। खाली लीवर में नहीं जाएगा फैट, तो सब जगह जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक। ओके। कोलेस्ट्रॉल में घुस जाएगा ना, ब्लड में आ जाएगा। तो क्या फिर पतले लोगों को फैटी लीवर नहीं होता? 90% को नहीं होगा। ओके। और फैटी लीवर का अब शराब से भी कोई लेना देना नहीं है हाँ, जो पहले? वो नॉन एल्कोहलिक वाला आ गया। हाँ। NAFLD आ गया, वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अब उसका एक नया नाम भी आ गया, MA, मल्टीफैक्टोरियल हो गई वो, MAFLD हो गया। अब जैसे BA MA करते ना हम लोग, इसी हाँ। उसमें भी तरक्की हो रही है। अच्छा। तो ये देखिए, फैटी लीवर तो एक ऐसी चीज़ है ना जो अब हम जाने हैं, पहले भी होता था। बट फिर मैं तो वही घूम के हर उसके अंत में इस पे आऊँगा, एक्सरसाइज इज़ द आंसर टू योर 95% प्रॉब्लम्स। आप फैट को इकट्ठा क्यों होने दे रहे हैं? आप उसको जला दीजिए ना उसी दिन, जिस दिन आपने एग का येलो खाया उस येलो को उसी दिन बंद कर दीजिए, अगले दिन के खाने के लिए तैयार हो जाइए। पर मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आप कितना भी करके डिले तो कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते हैं। अगर हार्ट डिजीज़ है तो वो रुकेगी नहीं, अगर BP प्रॉब्लम है तो वो आज नहीं तो कल फिर हो ही जानी है। फिर क्या कितना भी एक्सरसाइज करें तो वो थोड़ा देर से होगा पर होगा ही नहीं। ऐसा मानना ठीक नहीं है। जेनेटिक्स को भी हम अंडू कर सकते हैं और जेनेटिक्स को हम इनवाइट भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी फैमिली के जीन्स चले आ रहे हैं, उसके 2 बच्चे जो हैं, एक बच्चा जंक फूड खाता है, एक नहीं खाता, तो दोनों में पैटर्न फ़र्क हो जाएगा। जीन्स को क्या करेंगे आप? जब 2 पिज़्ज़ा रोज़ खा रहा है बच्चा, तो जीन्स कहाँ से उसमें प्रोटेक्ट कर लेंगे उसको? और दूसरा, अगर जीन्स हैं तो उसको भी हम अंडू कर सकते हैं एक्सरसाइज से। देखिए, बॉडी में ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें लोगों ने कैंसर से लड़ा है, ऐसी बीमारियों से लड़ा है जैसे हिमोलिटिक एनीमिया है, ऐसी बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ेज़ हैं जिससे उन्होंने योग से, व्यायाम से, इमोशनल कंसंट्रेशन से, पॉजिटिविटी से, बीइंग गुड से, इन सब चीज़ों से उसका इलाज किया है। ऐसे हैं, केसेस हैं। लेकिन हम और आप बैठ के बातें करने लगेंगे ना तो लोग कहेंगे गप हो रही है। ये गप नहीं है, ये ज़िंदगी की वो हकीकत है जिसमें हम जिए हैं 90s तक, और उसके बाद जो हमने ये सब बीमारियां नई नई पैदा कर ली, इंक्लूडिंग कैंसर्स। देयर आर कैंसर्स रिलेटेड टू ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, पोल्यूशन, रेडिएशन। आप उन बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहे जो ईरान इराक वार के बाद पैदा हुए हैं, जिनमें रेडिएशन चला गया इतना? अब आप उन बच्चों की बात करेंगे, हमारे और आपके बच्चे जब यहाँ बैठेंगे इस कमरे में आके, जो इस प्रेजेंट वॉर के बाद पैदा होंगे। ठीक बात। तो
ये जो चीज़ें बदल रही हैं ना, दे आर चेंजिंग फॉर द वर्स्ट। और इसमें आशा की किरण वही है जो मैंने अभी बातचीत कर, जो बदलने की कोशिश की है कि हम अच्छे बने, हम पॉजिटिव बने, हम ईर्ष्या को छोड़ें, हम द्वेष को छोड़ें, हम आशावादी बने, हम हेल्पफुल बने, हम दूसरों की मदद करने वाले बने। तो उससे जो सुख पैदा होता है, उस सुख से भी बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आज हम, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी लेडीज़ डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे बराबर वाले मकान में मर्क गाड़ी है और मेरे पास जो है वो फिएट गाड़ी है। तो वो मर्क फिएट कैसे बने हैं, फिएट मर्क कैसे बने हैं, इसमें मुझे डिप्रेशन भी हो रहा है और मैं मरा भी जा रहा हूँ कमाने के लिए। तो मर्क वाले को फिएट देखनी चाहिए, फिएट वाले को मर्क नहीं देखनी चाहिए। हाँ, तो लोग खुश रहेंगे। हाँ, हो उल्टा रहा है। हम आज वही जो एक कहावत है ना, वो बहुत सही कहावत है कि हम इसलिए दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है। नहीं, हमें अच्छा बनना है। 90% हार्ट डिजीज़ होगी नहीं, वो जीन्स अच्छे हो जाएंगे। और अच्छा बनने के लिए हमें वही सब गुण जो मैंने बताए हैं, अच्छे वाले गुण, वो अडेप्ट करने पड़ेंगे। उसमें कम खाना भी आता है। तो अभी कुंभ में बहुत इस बात की बात हुई कि ये योगी वोगी कहाँ रहते हैं भाई, सारे साल कुंभ में दिखते हैं। हाँ, तो वो वहाँ रहते हैं जहाँ कम खाना मिलता है उन्हें खाने को, इसलिए स्वस्थ होते हैं। हाँ, तो ये बात बहुत सही है कि हम पॉजिटिव रहें, हम हेल्पफुल रहें, हम ईर्ष्या द्वेष ऐसी चीज़ों को त्यागें, घृणा को त्यागें, और हम एक अच्छे इंसान बने। तो हम स्वस्थ खुशी खुशी रहेंगे और वो वाले हार्मोन्स निकालेगा शरीर जो स्वस्थ रखते हैं शरीर को। अच्छे वाले हार्मोन भी निकलते हैं, बुरे वाले भी निकलते हैं शरीर में। हाँ। बार बार आप एक्सरसाइज करने, वर्जिश करने, एक्टिव रहने की बात कह रहे हैं। इन सब के बीच में क्योंकि बहुत से यूथ ऐसे भी हैं जो जब जिम जाते हैं ना तो दीन दुनिया भूल ही जाते हैं, फिर एक्सरसाइज ही करते रहते हैं। क्या हम जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं वो बॉडी के लिए ठीक होता है? हमने शुरू में जो कोविड की बात की थी ना, उसने हमारी बॉडी को इससे वो बना दिया है, फेल हो गई है वहाँ पे आके। तो अभी हमने आपको वो वाला वो नहीं गिनाया जब हम सडन डेथ की बात कर रहे थे कि डांडिया करते हुए 11 बच्चे एक दिन मर गए 3 साल पहले, और हेल्थ मिनिस्टर को आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि यंग बच्चे की डेथ हो रही है, डांडिया इज़ ए वेरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, तो भैया स्ट्रेनियस एक्सरसाइज मत करो। मनसुख मांडविया जी ने उस जी समय कहा था। जी, इस पे भी बड़ी डिबेट हुई थी। मैं कहता हूँ आपकी बॉडी जहाँ तक सांस नहीं फूल रहा है वहाँ तक कर लो ना एक्सरसाइज। विग्रस फॉर यू, विग्रस फॉर मी, विग्रस फॉर ए चाइल्ड ऑफ 8th क्लास में भी डिफरेंट। सो यू कांट से इतने मिनट करो। बेवकूफ़ी की बातें करते हैं लोग। मैं 25 मिनट में नहीं थक रहा, आप 30 मिनट में नहीं थक रही, ये आदमी जो कैमरे पे खड़ा है ये 40 मिनट में नहीं थक रहा है। हाउ कैन वी से कि 25 मिनट एक्सरसाइज करिए 5 दिन इन ए वीक? कैसे जनरलाइज कर ले हो भाई? आप जब तक कीजिए जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, विच कैन बी 20 मिनट्स ऑल्सो, विच कैन बी 30 मिनट्स ऑल्सो, विच कैन बी 40 मिनट्स ऑल्सो, विच कैन बी लेस देन एन आवर, लगभग इतना। अब उसमें अपने को थकाने की क्या ज़रूरत है भाई? मेरा ये मसल यहाँ से यहाँ गया, ये इसका फंक्शन है। इसको मैं 1 किलो वेट के साथ करूँगा तब भी यही फंक्शन है। पहलवान इसको 10 किलो के वेट के साथ करेगा तो भी यही फंक्शन है। प्रॉब्लम कहाँ है? बॉडी बनानी होती है ना, बहुत बॉडी नहीं बनानी होती, वहाँ जाके कोक पीते हैं जिम में बच्चे आजकल। बॉडी वॉडी कुछ नहीं बना रहा होता। अब झांक के देखता हूँ मैं, मेरे घर के रास्ते में जिम है, 40% बच्चे बैठ के मोबाइल देख रहे होते हैं। नहीं, ये बॉडी नहीं, बॉडी बनाओ ना, बहुत अच्छा करो, सब 6 पैक बनाओ सब, बट धीरे धीरे बनती है बॉडी। एक एक बूंद जब पत्थर पे गिरती है ना तब गड्ढा बनता है पानी की। और घड़े रखे जाते हैं कच्ची मिट्टी के कुएं में, 5 साल 10 साल में वहाँ का कुएं का पत्थर घिस के गोल हो जाता है। तो धीरे धीरे बनती है बॉडी और धीरे धीरे बिगड़ती है।
बॉडी बनाइए। मैं तो कहता हूँ उतनी एक्सरसाइज कीजिए जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। मेरी डेफिनेशन बड़ी यूनिवर्सल हो गई है कहने से। स्टैंडर्ड डॉक्टर से कोई पूछता है तो उसका जवाब ये है कि 5 दिन हफ्ते में आधा घंटा मॉडरेट टू ब्रिस्क एक्सरसाइज। अब व्हाट इज मॉडरेट एंड ब्रिस्क फॉर यू कैन नॉट बी मॉडरेट एंड ब्रिस्क फॉर मी, हाँ, and cannot be moderate for a 8th class boy. He can run faster than all of us. बेवकूफ़ी की बात करो। मैसेज इसमें है एक्सरसाइज करो, जिम में जाके मोबाइल मत देखो, ये है मैसेज। करो तो सब लोग कहते हैं हाँ मैं कल से जिम जाऊंगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो मेंबरशिप ले लेते हैं जिम की, महीने में 2 दिन जाते हैं। हाँ। क्या फ़ायदा? लेते साल भर की हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। हाँ तो जाओ तो देखिए एक्सरसाइज कैन नेवर बी बैड। आप 10 मिनट रोज भी करो ना, वो 10 मिनट 30 दिन में कितने हो गए? 3000 मिनट। 30 दिन में 10 मिनट 300 मिनट हो गए। हाँ, 10 महीने में 3000 मिनट हो गए। बट हम तो ये है ना, करते ही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते ना। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि ये हार्ट अटैक हमेशा रात के समय ज़्यादातर हमने देखा है, ऐसा खून क्यों गाढ़ा होता हो है? जाता है अच्छा, रात को। हम सांस के जरिए जो पानी निकालते हैं ना, शीशा साफ करते हैं ना, ऐसे करके पानी आता है, हाँ, वो पानी रात भर निकलता रहता है। एसी चलता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, वो भी डिहाइड्रेट करता है। रात को हम पानी नहीं पीते हैं। और ये तो हो गई जनरल बात। साइंटिफिक बात यह है कि रात में जो ब्लड की कोआगुलेशन की क्षमता होती है, कोआगुलेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो देयर आर मोर चांसेस। नंबर 2, रात के 2 बजे से 4 बजे तक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है। ये 2 रीजंस हैं कि अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक्स और अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं। काफ़ी रिसर्च करके आए हो। अच्छा ये बताइए फिर साइलेंट हार्ट अटैक जो हमेशा कहा जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो उसके पीछे की वजह क्या रहती है? हम भी जिम्मेदार होते हैं किसी हद तक। पेशेंट आता है, वो यहाँ पेट पे हाथ रख के कहते हैं दर्द हो रहा है, हम उसका इसी नहीं करते। हम समझते हैं इसको डाइजीन की ज़रूरत है, भेज देते हैं घर। अगले दिन वो दूसरे हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का पेशेंट बन के भर्ती हो रहा होता है। कुछ हद तक इसमें जजमेंट की एरर भी होती है, और कुछ हद तक जो हार्ट का तला है वो डायफ्राम पे रेस्ट करता है, और सिम्टम्स पेट के होते हैं, अटैक हार्ट में हो रहा होता है। ओके, कुछ हद तक डायबिटिक्स में पता ही नहीं लगता कि चेस्ट पेन हुआ। ये जो साइलेंट वर्ड आया वहाँ से आया। कुछ हद तक मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया, वो काम करते रहते हैं, दे कैरी ऑन, वो गिरते पड़ते नहीं हैं। वो पेशेंट की इंडिविजुअल टॉलरेंस होती है। तो ये लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ। तो हार्ट अटैक जो है ये भी एक पहेली का नाम है कि आपके हार्ट में जितनी क्षमता है आप उससे ज़्यादा काम ले लें तो भी हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसे गाड़ी में 300 तक मीटर होता है, पहले जो गाड़ियाँ आती थी उसमें 180 तक होता था, लेकिन हम 70-60 अभी 100-120 चलाते हैं। हाँ, आगे नहीं जाते ना। दैट इज़ रिजर्व। देयर इज़ समथिंग इन हार्ट ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक रिजर्व। तो उस रिजर्व को कुदरत ने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए, कि वो इमरजेंसी में जब हम फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में हों, स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हों, दौड़ रहे हों, इमरजेंसी सिचुएशन में हों, सेक्स कर रहे हों, साइकिलिंग कर रहे हों, स्विमिंग कर रहे हों, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हों, उस रिजर्व में हार्ट चला जाता है और बच जाता है। या तो उस रिजर्व में कमी आ जाती है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी, ड्यू टू द डिजीज ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट, ड्यू टू द वैल्वुलर डिजीज, ड्यू टू द कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल, क्लॉट, ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस, तब हार्ट अटैक होता है। सडन कार्डियक डेथ जो है ये अपने में एक नया टॉपिक नहीं है, इसके कारण अलग होते हैं। आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, इंडियन हॉवर्क्स बहुत से हैं, मिल्खा सिंह, इन लोगों के हार्ट ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, खरबूजे का छिलका मोटा होकर तरबूज का छिलका बन जाता है, वो उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो उस हार्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक तरफ तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है,
जैसे जाड़े में जब आप कोट पहन के चलती हैं तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं उसी दूरी को चलने के लिए। अब आपने हल्के कपड़े पहने हुए हैं तो शरीर कम एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो वो जो रनर्स का हार्ट, एथलीट्स हार्ट, इसका नाम भी एथलीट्स हार्ट है, उसमें कभी कभी मस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन से सडन डेथ हो जाती है। फिर आप जेनेटिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, कुछ ऐसे ईसीजी के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है, उसमें सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और एक चीज़ होती है जैसे हार्ट पे यहाँ पे एकदम चोट लगी, जो बहुत से प्लेयर्स को होता है फील्ड में खेलते हुए, उनकी फील्ड में ही गिर के डेथ हो जाती है। वहाँ एम्बुलेंस भी होती है, डॉक्टर भी होता है, ड्रोन भी होता है, कार्डियक मॉनिटर भी होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक कंकशन, मतलब कार्डियक इंजरी है, एक तरह की ब्लंट इंजरी टू द हार्ट। इसको हम टेक्निकली, क्योंकि हमने सारे शब्द विदेशों से लिए हैं, कमोशोकॉर्डिस कहते हैं। मतलब एक कमोशन हुआ हार्ट पे जिसकी वजह से हार्ट रुक गया। ये उनमें भी होता है, वो जो जूडो कराटे वाले होते हैं, गलती से यहाँ पे एक जब हार्ट फैल रहा होता है, डायस्टोल में होता है, उस समय अगर कोई सडन ब्लो आ जाए उसकी डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो ये बहुत से कॉजेज होते हैं, साइलेंट कुछ नहीं होता है इसमें। उसमें अलार्म आता रहता है हल्का वाला, जैसे जब गाड़ी का टायर फटने वाला होता है ना, तो 1 किलोमीटर पहले एक स्मेल सी आती है रबड़ जलने की, फिर भक, तो उस स्मेल को सूंघ के उस वक्त एक्शन लेना इसका इलाज है। कि टायर फटने से पहले आप उतर के देख लो भैया टायर गर्म हो रहा है। ये जब नया हाईवे बना था ना, दिल्ली टू आगरा, इस पे बहुत टायर फटे, शुरू में वार्निंग भी लगी हुई है अब। हाँ, तो उस वार्निंग को हम अगर इग्नोर कर दें, देन अगेन इट विल बी कॉल्ड ए साइलेंट हार्ट अटैक। ये वार्निंग्स क्या हैं? हाँ, ये वार्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, सडनली आपको थकान शुरू हो जाए, आपको कल जिस जीने पे चढ़े थे उस पे आज चढ़ने पे पसीना आने लगे, आपको अनएक्सप्लेन्ड हेडेक रहने लगे, अगर कोई आपका दोस्त आपका ब्लड प्रेशर देखे तो हाई आए, चेस्ट पेन हो, उसके साथ पसीना आए, वो पेन बाएं हाथ में आए, सांस फूले, डिसप्रोपोर्शनेट सांस फूले, जो कल नहीं फूलता था उसी एक्सरसाइज में। यू हैव टू हैव ए बेंच मार्क। तो अगर आज कुछ ऐसा नया हो रहा है जो कल नहीं हो रहा था उसी क्वांटम ऑफ एक्सरसाइज पे, गो टू डॉक्टर, डोंट डिले, अदरवाइज योर लाइफ इज इन डेंजर। तो ये सबको होता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एक पेशेंट मेरे पास कल ही आई, बहुत क्लोज है, उसको बेटे की डिलीवरी हुई, उसके बाद उसको गैस रहने लगी, डॉक्टर के पास भी गई, उसने कहा गैस हो सकती है, वो भी ये समझती रही, दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने दूध बंद करा दिया, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करा दी। 3 दिन पहले उसके अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन्स निकल आए। तो ये वार्निंग 2 साल से डॉक्टर भी टाल रहा था, पेशेंट भी टाल रहा था, या पता नहीं था, दिमाग नहीं उधर गया। तो ये साइलेंट नहीं है, ये इग्नोरेंस भी है। तो वी कांट बी इग्नोर टू आवर बॉडी। आपके 1-2 बाल टूट पे जब गिरेंगे ना, तो आप सोचोगे मेरे बाल गिर रहे हैं, कुछ करोगी आप। वो वार्निंग है ना, वॉश बेसिन में 5-6 बालों का दिखाई देना। हाँ, एक दिन में सब बाल थोड़ी गिर जाएंगे। वो गिरते रहेंगे महीनों, 5-5, 10-10 बाल रोज। फिर एक स्टेज ऐसे आएगी, अब देखोगे मेरे बाल तो बहुत कम हो गए, जैसे मेरे हो गए। मैं अपने बाल की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा, आपके बहुत अच्छे। और मुझे पता ही नहीं लगा ये कब कम हुए, इतना मैं बिजी था 2 प्रेसिडेंट्स के साथ। जब मेरा एक फ़ोटो अमेरिका में किसी ने लिया सोफे पे बैठे हुए पीछे के इस हिस्से का, ओ आई वाज शॉक्ड, मैं गंजा हो गया हूँ। तो ये एक दिन में नहीं होती बीमारी, ये वार्निंग्स देती है, हम इग्नोर करते हैं। ये एक दिन में गंजा नहीं हुआ मैं। वो पीछे से फोकस किया, किसी ने फोटो लिया ना, उसमें मेरा अक्षर आ गया। फिर आपने कुछ किया उसके लिए? हाँ, जब किया तो मेरे बाल भी काले हैं, उसके बाद गिरे भी नहीं। ओके। आंवला खाया, डी स्ट्रेस किया, हाँ, तेल पानी दिया सर में थोड़ा। हाँ, नहीं, ये मैं जो कहने का मतलब ये है ना, थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट।
हमारी बॉडी में बड़ा रिजर्व है, बड़े अलार्म्स देती है, एक दिन में नहीं होता। हमारी अज्ञानता से वो लगता है कि अभी हुआ है। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी सर, तो मैंने ये वहाँ पर देखा कि कोलेस्ट्रॉल जो है, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हुए मुझे मिले कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाएं दी जाती हैं दरअसल वो ही हार्ट प्रॉब्लम को इंक्रीज करती हैं। ऐसा कुछ डॉक्टर्स का मैंने देखा कि उनका ये मानना है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? कोलेस्ट्रॉल कम करने की सबसे बढ़िया दवा तो वो बताते नहीं है, एक्सरसाइज, कम खाना। हाँ, तो जवाब का आंसर तो बहुत अच्छा है ना, सवाल का आंसर तो बहुत अच्छा है ना। हाँ, स्टैटिन्स के बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं जिनको हम प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट्स कहते हैं, और स्टैटिन्स के कुछ ख़राब इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कुछ स्टैटिन्स किडनी के लिए अच्छे नहीं होते, और जो ज़्यादातर यूज्ड स्टैटिन्स होते हैं वो मसल्स को वीक करते हैं। बट इसमें हम एक चीज़ होती है हमारी डॉक्टरी में, बेनिफिट को देखा जाता है साइड इफ़ेक्ट्स के मुकाबले में। तो अगर बेनिफिट का और उसका साइड इफ़ेक्ट का रेशो बेनिफिट की तरफ है तो वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। और ये तो डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ है कि वो मरीज़ को एक्सरसाइज की प्रेरणा दे, बट वो भाषण देने का टाइम किसी डॉक्टर के पास नहीं है। 4 सेकंड में दवाई लिखी। और हम एक गलती कर रहे हैं इसमें, जो आपने सवाल पढ़ा है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, एक नई दवाई थी कोलेस्ट्रॉल की जिसका नाम है, ट्रेड नेम नहीं ले रहा हूँ, रोजुवास्टैटिन। 2 दवाएं हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं, एटोरवास्टैटिन जो मसल्स को खा जाती है, और रोजुवास्टैटिन जो थोड़ा किडनी को। तो जो डॉक्टर रिसर्च करके अमेरिका से आए थे वो थोड़ा मुझसे मिले तो बहुत अच्छी दोस्ती सी हो गई। उन्होंने मेरे कान में बैठ के कहा कि भाई हम तो 80 मिलीग्राम तक डोज प्रिस्क्राइब करते हैं इसकी, लेकिन तुम इंडिया में 20 से ज़्यादा मत देना। दिस वॉज इज़ फ्रेंडली एडवाइस। तो कहीं कहीं शायद डोज रिलेटेड भी ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स को जब लगता है डॉक्टर्स को कि अभी इसको हार्ट की ताज़ी बीमारी हुई है, तो उसको ज़्यादा डोज रिकमेंडेड है। किताबों में उनकी गलती नहीं है बिल्कुल, वो 80 मिलीग्राम रिकमेंडेड है एक दवा की डोज, तो 80 दे देते। क्या गलती है भाई, डॉक्टर की क्या गलती? वो तो अभी मैं आते हुए कार्टून देख रहा था वो, कि उसमें ज़्यादातर रिसर्च इस पर डिपेंड करती है कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। था अभी फेसबुक पे कार्टून आते आते मैं देखा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि फंडिंग कहाँ से हो रही है? वो रिसर्च उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये शायद आपको एडिट करना पड़ेगा सेगमेंट। ये फंडिंग बड़ी बड़े देशों में फंडिंग होती है, और वो जो कंपनियां फंडिंग करती हैं वो अपनी दवाई के मुवाफिक फ़ैसले चाहती हैं रिसर्च में, और वो रिसर्च में जो लोग रिसर्च करते हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स वो दे देते हैं। दिस इज़ ए ट्रेंड, दिस कैन बी स्पोकन, बट ये हमारे आपके काम की चीज़ नहीं है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली कितनी ऑनेस्ट रिसर्च है। गॉट इट। पर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि आम आदमी को तो ये पता ही कैसे चले, जो डॉक्टर दे रहा है वो दवाइयाँ हम खा रहे हैं, क्या रिसर्च हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं। हम तो डॉक्टर के पास हमको जाते भी हैं। तो ये लोग नहीं पता चलने देते, कमबख्त। अच्छा। ये तिजारत में और अपने फ़ायदों में इतने बिजी हैं कि वो हम डॉक्टरों तक भी वही बात पहुंचाते हैं जो उन्हें सूट करती है। मैंने तो आपको जवाब में शुरू में कहा ना, कोलेस्ट्रॉल का इलाज एक्सरसाइज है। हाँ, कम खाना है फैट को। हाँ। तो दवा कहाँ से बीच में आ गई? जिन्हें हो चुका है वो तो दवाइयाँ खा ही रहे हैं। उनका भी ठीक हो जाएगा एक्सरसाइज करेंगे उनका भी ठीक होगा। जब जाएगा नहीं अंदर, कम खाना। जब डालडा अंदर नहीं जाएगा हाँ। तो कहाँ से बनेगा कोलेस्ट्रॉल फालतू का? हाँ। अच्छा, मैं हमेशा टेक ऑफ और लैंडिंग की बात करती हूँ, तो क्रैश लैंडिंग तो ना हो लोगों के जीवन में, इसकी हमने बहुत सी बात कर ली है। अब जबकि हम लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक मुझे लगता है बहुत कॉमन सा सवाल जो सबके मन में होता है पर हम जान नहीं पाते कभी, अनलेस अनटिल किसी ने बहुत रिसर्च ना की हो, कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। नहीं, ये तो हमने बना दिया है। कोलेस्ट्रॉल देखिए, पहले कुछ नहीं मानते थे लोग, हमारी जनरेशन तक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था। लेकिन अभी हमने जो बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका जो जैसे सेब और सेब का छिलका है ना, सेब का छिलका गुड कोलेस्ट्रॉल है, सेब अंदर से कोलेस्ट्रॉल है, या मतलब ये एक पोर्शन है बैड कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल का, जो आर्टरीज पे जमने के लिए बहुत उतावला रहता है और क्लॉट बना देता है आर्टरीज के अंदर, बैड कोलेस्ट्रॉल।
गुड कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो इस क्लॉट को न बने, बैड कोलेस्ट्रॉल को रोकता है। समझ में आ गई बात? हाँ, कुछ हद तक। गुड कोलेस्ट्रॉल इज दैट पोर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो एक्सरसाइज से बनता है। आसान कर दिया मैंने इसको। हाँ, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को वहाँ इकट्ठा नहीं होने देता। ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल है जो आर्टरी में, धमनी में जो इनर लाइनिंग है उसमें चिपकने की ज़्यादा क्षमता रखता है और वो प्लैक बना लेता है। इसको हम प्लैक कहते हैं। ठीक है। तो उसको अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल, फिर देखिए वही बात आ गई ना, जवाब वही आ गया वहीं। एक्सरसाइज से बढ़ता है गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको बढ़ाने की और कोई दवा नहीं है। तो हम अगर गुड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस और बैड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस ठीक कर देंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अभी जो हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है, हमने ये पता लगाया है कि 30-35 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल के पीछे पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। डैमेज इज़ ऑलरेडी बीन डन। 30-35 साल के पहले ही डैमेज जो होना था हो चुका जी है। हाँ, यही तो कहानी निकाली है अभी हम लोगों ने गंगाराम में। और हमने इसके लिए शब्द भी बनाया है, वो जो गंगाराम में नहीं बनाया है, मेरे को और कुली उन्होंने बनाया, लाइपिड पासपोर्ट। जैसे आप कॉलेज गए तो कॉलेज में आपकी सब चीज़ चेक हुई, हाँ, थोड़ा बड़ा मेडिकल भी होता है। उसी समय ये टाइम है कि हम मेडिकल करके बच्चे का जो कॉलेज गोइंग एज में आ रहा है या आ रही है, उसकी शुगर देख लें बेसिक, उसका ब्लड प्रेशर एक बार देख लें, उसका कोलेस्ट्रॉल देख लें। ये 3 चीज़ें कर सकते हैं हम। इसको हमने लाइपिड पासपोर्ट कहा है। ये भारत जैसे देश में संभव हो पाएगा? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। गाँव के अंदर लेस के पैकेट टंगे हैं, क्यों नहीं हो पाएगा ये संभव? करना चाहेंगे हो जाएगा। होता है, सब हो सकता है, हम कर रहे हैं। कहीं कहीं ये बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब भारत जैसे देश में ये संभव है कि लोग जंक फूड खाएं हर घर में, तो भारत जैसे देश में इसको भी संभव करना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं। क्या बुराई है? मैं अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल रही हूँ, और हालांकि इसमें से बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आप ऑलरेडी पॉडकास्ट में दे चुके हैं, लेकिन सवाल तो मैंने पहले लिख लिए थे, तो अब वो मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे फिर। पहला सवाल ये है, अगर मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है। अब वही तो हमने बात शुरू की थी कि नॉर्मल बच्चों में हो रहा है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल तो अगर बढ़ा हुआ होता है तो वो ऐड करता है आपकी बीमारी में, हार्ट अटैक की, ठीक। पैदा नहीं करता उसको। दूसरा सवाल, हार्ट अटैक हमेशा अचानक होता है? नहीं, अचानक भी होता है और इट्स समथिंग लाइक लैंडिंग होती है, अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। अचानक वो सडन डेथ की हमने बात कर ली है, जो अचानक वाले हैं ना, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, और ये हमने जो भी बताया था एक सिंड्रोम चोट वाला, कमोशोकॉडिस, तो इस तरह के रेयर केसेस में सडन डेथ्स होती हैं। अगर दिल में मेरे दर्द नहीं हो रहा है तो मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है? डायबिटिक्स के लिए ये लागू नहीं होता है, और दिल में दर्द होना चाहिए कभी कभी, ऐसा नहीं है। वो भी एक टेस्ट है ना कि हम नॉर्मल जब भागेंगे तो थोड़ा तो होगा ना दर्द, वो उतना नहीं भागते हम रोज़, लेकिन कभी कभी तो होगा। हाँ। वो दिल ही क्या जिसमें दर्द ना हो। बस ये दिल टूटने वाला ब्रेकअप वाला दर्द नहीं ब्रेकअप होना वाला चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी हाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, हालांकि इसका जवाब हो ही चुका है कि हार्ट डिजीज सिर्फ बुजुर्गों को होती है, गलत है ये भी। अब तो यंग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एस्टेब्लिश्ड है। पांचवा सवाल है कि एक बार स्टेंट या बाईपास सर्जरी हो गई है तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है? नहीं, फॉलोअप तो उसके बाद ज़्यादा विग्रस होता है ना, कि आगे जो आर्टरीज हेल्दी हैं उनमें ना प्लैक बने। उसके लिए डॉक्टर जो बाईपास, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। डॉक्टर्स भूल जाते हैं बाईपास करके, पेशेंट को कभी याद नहीं करते, भैया 6 महीने बाद आके एक बार दिखा जाना, दूसरी आर्टरीज भी देखनी है। बहुत अच्छा सवाल लिखा है आपने। फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला सवाल है, महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होता है, ये सिर्फ पुरुषों की बीमारी है? नहीं, सब होता है। मेनोपॉज के बाद तो हमें भी पढ़ाया गया था कि ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो
हर उम्र की महिला को हो सकता है, क्योंकि अब महिलाएं पुरुष की तरह काम भी तो कर रही हैं। हाँ, तो बीमारी का पैटर्न भी बदलेगा, थोड़ा बहुत तो बदलेगा। ड्राइव कौन करती थी पहले? लड़की सड़क पे देखते थे 20 साल पहले। हाँ, अब खूब लड़कियां ड्राइव कर रही हैं, तो स्ट्रेस भी हो रहा है, ड्राइविंग का स्ट्रेस भी हो रहा है, ऑफिस भी काम कर रही हैं, घर पे भी काम कर रही हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। घर और अगर बाहर दोनों। आप एक घर है, बच्चा है, हस्बैंड है, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या सास ससुर हैं शादी के बाद, तो प्लस ऑफिस इज़ वर्क डन मोर देन डॉक्टर वली। तो वाइफ ऑफ डॉक्टर वली विल वर्क मोर देन डॉक्टर वली, तो उसको तो हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो गई ना। हमने कभी औरत के काम को इस तरह से देखा नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो इसका काम है ही। क्यों? एक दिन ज़रा मर्द से कहिए वो चाय बना के पिलाए पूरे घर को सुबह की, पता चल जाएगा कि किसका क्या काम है। ठीक बात। अगर हार्ट अटैक आया तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगी। हाँ, आपको इतना सांस फूल जाएगा, इतना बेचैन हो जाएंगे तो पहचान ही जाएंगे आप। डॉक्टर के पास जाएंगे ज़रूरी, और ईसीजी कराएंगे। हाँ, फिर अगर ज़रूरत होगा तो एंजियोग्राफी भी कराएंगे, तो हाँ पहचान जाते हैं। हार्ट अटैक बहुत कम मिस होता है, लेकिन मिस होता है। एक कॉमन मिथ मुझे लगता है ये भी है। अब मैं इसको मिथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप पॉडकास्ट में ये चीज़ बता चुके हैं। लोग ये सोचते हैं कि घी और मक्खन खाना पूरी तरह अभी बंद कर देना चाहिए, अगर ये खाते रहे तो हार्ट प्रॉब्लम होनी है। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल कहने की बातें हैं। अच्छा फैट तो अब हम, और हमारे गुरुजी जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एम्स के हेड रह चुके हैं, डॉक्टर मनचंदा, अभी भी कहते हैं देसी घी खाओ, मूंगफली का तेल खाओ, कड़वा तेल खाओ, 1/3 ये जो फैंसी बॉटल्स हैं ना हार्ट की, हार्ट फ्रेंडली ऑयल्स, ये वो ऑयल्स हैं जो वो देश, यूरोपियन देश समुद्र में कभी डंप कर दिया करते थे, और अब हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक ऑलिव ऑयल। नहीं, ओलिव ऑयल नहीं, जो दूसरे तेल हैं ना, जो Palm oil। पाम रिलेटेड ऑयल्स हैं, ओके। वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। और अब मैं आपको बता दूं मैंने ये क्यों इशारा किया। जो 6 बार गर्म होता है ना समोसे का तेल, जो शाम को खूब शौक से लोग घरों में समोसे मंगाते हैं गर्मा गर्म, वो सबसे ज़्यादा जहर उसमें बन जाता है। 6 बार वो गर्म होता है तेल, काला हो जाता है वो गर्म करते करते। उसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, जो रामदेव भी बोलते हैं। बाबा रामदेव ट्रांस फैट बोलते हैं ना, वो उन तक ये कहाँ से पहुँचा? ये समोसा इतना गर्म हो गया कि वहाँ तक आवाज़ चली गई। ये वो वाले फैट की मैं बात कर रहा हूँ। उसी हम हार्ट फ्रेंडली ऑयल को पॉइजन बना सकते हैं बाई रिपीटेडली हीटिंग। तो ऑलिव ऑयल का तुमने नाम लिया, बहुत अच्छा किया। ऑलिव ऑयल को लोग पकाते हैं, ऑलिव ऑयल को पकाते नहीं है, ऑलिव ऑयल में नहीं पकाते। ऑलिव ऑयल पकाने के बाद ऊपर से डाला जाता है। इफ़ यू कुक ऑलिव ऑयल, हाँ, it turns into a bad quality oil. So don't cook in olive oil. पूरा इंडिया ऑलिव ऑयल में तड़का लगा रहा है, जीरा डाल रहा है, अजवाइन डाल के छौंका लगा के खा I रहा है। think we need to be educated. नहीं, पर ये फैक्ट है। जिसको हाँ, हार्ट प्रॉब्लम मैंने हो गई कहा है ना। उसको ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, ये डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। फिर उतना महंगा ऑलिव ऑयल वो खरीद ख़राब हो गया, वो अपनी क्वालिटी लूज कर गया। ये तो चलो very special- अच्छा हुआ ये बात डिस्कशन में आ गई। हाँ। दीज ऑयल्स आर मेड टू बी यूज कूल। उनको आप ओवरहीट नहीं कर सकते। जब हम ऑयल को बॉयल करते हैं, वो पानी की तरह 100 डिग्री पे नहीं बॉयल होता। ऑयल 300 डिग्रीज पे बॉयल होता है। तो उस 300 पे जाते समय वो अपनी बहुत सी गुड क्वालिटीज़ छोड़ देता है। और ओलिव ऑयल में यही सावधानी बताई जाती है कि आप ओलिव ऑयल को में पकाइए नहीं, ओलिव ऑयल को। अच्छा, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, रैपिड फायर से भी इम्पोर्टेंट। हाँ। ये खाना पकाना कहाँ से आया है? हम हमेशा से ऐसे खाना बनाते रहे हैं। किस जगह लिखा है पकाओ? पकाओ, पका पका के पका देते हैं हम उसको। हाँ, फिर उसको माइक्रोवेव भी कर देते हैं जब ज़रूरत पड़े। हाँ। फिर उसको सर्वेंट 2 बार मालिक के टेबल पे बैठने से पहले भी गर्म कर देता है कि डांट पड़ेगी, खाना ठंडा खिला रहे हो। तो आपके पता चलने से ज़्यादा खाना गर्म हो जाता है जब तक आपके मुंह में निवाला पहुंचता है। यही डैमेज करता है खाने के विटामिन्स को भी, खाने के ऑयल्स को भी, खाने के कंटेंट्स को भी। प्रोटीन भी जल गया
ऑयल भी जल गया, ट्रांस फैट बन गया, विटामिन ज़ीरो हो गए, कार्बन बन गया खाने में। तो ये खाना पकाना जो है ना, हम इतना क्यों पकाते हैं भाई? खाने को बॉयल कर लो, स्टीम कर लो, और आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे ये सस्ते वाले वो आ गए ना स्टीम में पकाने वाले। और अभी एक नया वो आया है जिसको क्या कहते हैं, स्टीम में पकाता है वो। उससे पहले वो आया था जो कम तेल में पकाता था। हाँ, हम खाने को क्यों पकाते हैं भाई? हमें मसाले दिखाना डालने होते हैं पड़ेगा बहुत सारे। आपको, ये दिखाना पड़ेगा, ये वाला सेगमेंट। हाँ, हम खाने को पका के खाने की फूड वैल्यू को ख़राब कर देते हैं, और तेल को पका के उसमें ट्रांस फैट पैदा कर देते हैं। और ये मेरे देश में शायद ज़्यादा होता है। हाँ, हम बाहर जाइए ना, आपको यू विल गेट प्लेट फुल ऑफ सैलड्स, प्लेट फुल ऑफ स्टीम्ड वेजिटेबल्स। हमें वो पसंद नहीं आता ना, स्वाद नहीं होता उसमें। नहीं नहीं, उसका नहीं स्वाद क्यों नहीं होता? स्वाद तो आप मसालों से, नमक से लीजिए ना, अचार से ले लीजिए। मैं पकाने वर्ड पे बोल रहा हूँ, ये सब पकाना, ये बहुत पकता है हमारे यहाँ। एक और बार पकते पे फिर डिबेट है किस कढ़ाई में पक रहा है, एल्युमिनियम की हो गई, स्टील की हो गई, पहले वो रांगे की कढ़ाई वाली तांबे की कढ़ाई होती थी। तो ये पकाना जो है ना, आज के वर्ल्ड का ये वो बना लो इसको, डन। क्या होता है वो टैगलाइन, पकाना। खाना पका के मत खाओ। नहीं, खाने को कितना पकाना है इसको जानो ना। हाँ, खाने को आप कितना पकाएंगी कि खाने लायक ही नहीं रहे। बेचारा बथुआ पका पका के वो बथुआ ही अपनी खुशबू फेंक देता है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी बात कहती है, बहुत अच्छी, इसका गोल्डन आंसर भी दे दिया मैंने अब आपको, कि खाना वेजिटेबल्स ख़ास तौर से, या खाना कोई भी दाल सब्ज़ी, उसको आप इतना बनाइए, पकाइए, इतना पकाइए उसको कि वो अपना रंग ना खो दे। मसलन भिंडी पक पक के काली हो गई, हो जाती है। क्या हुआ, भिंडी कहाँ रही फिर? तो वो कल्लो भिंडी हो गई वो तो। नहीं नहीं, अब वो उसमें वो रंग बता रहा है कि ये अपनी वाइटल वैल्यूज़ को लूज कर गई भिंडी, जब हरी से काली हो गई। तो खाने को उतना पकाइए जितना पकाना है। और बार बार गर्म करने की खास बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाहर तो लोग ठंडा खाना खाते हैं भाई। लंदन में मैं जाके बैठता था, उठते ही नहीं थे अंग्रेज खा के। 6 साढ़े 6 बजे वो टेबल पे बैठते तो 9:30 बजे उठते थे। फिर कि ये इतनी देर में तो हमारा खाना 100 बार गर्म हो जाएगा, ये तो ठंडा ही खा रहे हैं। तो खाना गर्म खाना कोई कला नहीं है भाई। देखिए, पकाना और गर्म खाना, यहाँ दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अलग अलग। गर्म खाना भी पेट के लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा गर्म खाना हानिकारक है। अच्छा, बिल्कुल उबलती हुई दाल बहुत से लोग खाते हैं, नहीं। सूप पीते हैं गरम गरम। उतना गर्म पीजिए ना जितना आप टॉलरेट कर सकें। ये बहुत बेसिक्स हैं, हाँ, लेकिन ये डॉक्टर्स इस पर बात नहीं करते। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ इन चीज़ों को होता हुआ, इससे नुकसान देखता हूँ। आपने खाना बना लिया, खाना तैयार हो गया, अब उसको आप जितनी बार गर्म कर रहे हैं वो ख़राब होता जा रहा है। उसकी फूड वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन वैल्यू एंड फ्रेशनेस की जो उसका इंडेक्स है वो सब कम होता जाएगा। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि हमने जितनी बातें की हैं उस पर लोग अमल भी करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो ये बातचीत रह जाएगी। नहीं, ये तजर्बे की बातें हैं जो शायद बहुत कम डॉक्टर्स आपसे करके जाएंगे इस कमरे में, और मैं इनको करने में कोई लज्जा नहीं समझता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो सारा किताबों में है। जो हमने अपनी गलतियों से सीखा है उसकी बात तो करनी चाहिए ना। शायद वो गलतियाँ मैंने ज़्यादा की हूँ, मैंने ज़्यादा सीखा हो, तो उसकी बात आपसे शेयर करने में क्या बुराई है। हाँ, तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा ज्ञान होता है कि हमको अपनी वी शुड लर्न बाय आवर मिस्टेक्स। जो एक गलती हम एक पेशेंट पे करते हैं, दूसरे के लिए वो वरदान बन जाए, उससे जो हमने सीखा है वो दूसरे को बेनिफिट मिल जाए। तो इसी बात के साथ हम हाँ,
थैंक यू खत्म सो करते मच हैं। डॉक्टर, और खासकर इसलिए भी सर कि आप अस्वस्थ थे, उसके बाद भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।